प्रदेश में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा से खास बात की हमारे संवाददाता संतोष तिवारी ने। उत्तर प्रदेश का आखिरी चरण चुनाव में इस वक्त उत्तर प्रदेश है, जनता मतदान के लिए तैयार है, लेकिन किस तरह की राजनीतिक तैयारियां हर पार्टी की तरफ से हो रही हैं, खास तौर पर बीजेपी जिस तरह से पूरी ताकत इस वक्त उत्तर प्रदेश में झोंक रही है। तमाम कैबिनेट के मंत्री, केंद्र राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर पूर्वांचल में अपने वोटर्स के बीच पहुंच रहे हैं और अपील कर रहे हैं। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है कि पूरा कुनबा ही प्रधानमंत्री के साथ वाराणसी और आसपास के जिलों में है। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मनोज जी, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि पूरी ताकत झोंकनी पड़ गई? उत्तर प्रदेश को क्या प्रतिष्ठा आप लोगों ने बना लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। चूंकि चुनाव पूरी उत्तर प्रदेश में है और वाराणसी और मिर्जापुर मंडल में है, तो लिहाजा जब यही चुनाव है तो सब लोग यहीं दिख रहे हैं। दिल्ली कौन है फिर? नहीं, दिल्ली में पूरी सरकार है। सवाल ये भी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बीजेपी को परेशान कर रहा है और इसी की वजह से पूरी ताकत झोंक दी गई है। क्या ये सही है? इसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और आज चुनाव का अंतिम दिन है प्रचार का, तो लोकसभा सदस्य के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने क्षेत्र में मतदाताओं से अपील करूं, इसलिए मैं यहाँ हूँ। आपको सिंगल हैंडली ये जिला पूरा और खासतौर पर आसपास की सीटों की भी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन खासतौर पर अमित शाह जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, राहुल जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी जिस तरह से बयानबाजी, या फिर बीएसपी, आपको लगता है कि जमीनी मुद्दों को वो छू रहे हैं? जहाँ तक अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश के संपूर्ण विकास के लिए उत्तर प्रदेश की जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया है। उसमें 4-5 बातें प्रमुख रूप से हमने कही हैं। पहली बात कही है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए और वो भाजपा की सरकार बनने के बाद हम करेंगे। पिछले 5 वर्षों में जो कुछ हुआ है या बहुजन समाज पार्टी के शासन में जो कुछ हुआ है, उससे उत्तर प्रदेश के लोग निहायत दुखी हैं और लोग कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए भाजपा के साथ। दूसरी बात हमने कही है कि भर्तियों में जो धांधली किया है पिछली सरकार ने, कुछ न्यायालयों ने उन नियुक्तियों को निरस्त किया है, जो शेष बची वो हम निरस्त करेंगे। तीसरी बात हमने कही है विकास की, और निश्चित रूप से देश का सबसे बड़ा राज्य जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए अभी भी बीमारू राज्य बना हुआ है। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का सामान्य मतदाता इस बात से सहमत है कि उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकालकर एक विकसित राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। तीसरी बात किसानों को, नौजवानों को लेकर के हमने कही है कि जो ऋण किसानों ने लिया है, लघु और सीमांत किसान जो हैं, उनके ऋण को हम माफ करेंगे। फसली ऋण पर कोई ब्याज नहीं लेंगे और पिछले सपा बसपा की सरकार में किसानों की जो पैदावार है गेहूं और धान, न क्रय केंद्र चले न खरीद हुई, बावजूद इसके कि भारत सरकार पैसा देती रही। तो हमने कहा है किसानों की जो फसल उत्पादित होगी, धान हो या गेहूं, उससे हम पूरी तरह खरीदेंगे। 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कही है। 6 एम्स, 25 मेडिकल कॉलेज, 80 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की बात कही है। 40 नए डेयरी के स्थापना की बात हमने कही है। स्नातक तक लड़कियों की मुफ्त शिक्षा और इंटरमीडिएट तक लड़कों की मुफ्त शिक्षा, और अगर 50% अंक इंटरमीडिएट में लड़का भी पाता है तो उसे हम ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मुफ्त देंगे। जाति और धर्म के आधार पर नहीं, बिना किसी भेदभाव के उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का काम हम करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि कहीं प्रेशर कुकर बांटने की बात हो रही है, घी बांट दिया गया, आप लोग लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने की बात कर रहे हैं, बिजली है नहीं, डिजिटल बनाने के पूरे दावे हो रहे हैं। इसमें जमीनी हकीकत मेल क्यों नहीं खा रही है? नहीं, मुझे लगता है कि आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। बिजली नहीं है तो हम सरकार बनने के बाद बिजली का उत्पादन बढ़ाएंगे। जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा, केंद्र सरकार के पास पर्याप्त बिजली है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार खरीद नहीं रही थी, हम बिजली खरीदेंगे भारत सरकार से।
और बिजली उपलब्ध कराएंगे। लेकिन बिजली एक अलग आवश्यकता है और डिजिटलाइजेशन एक दूसरी आवश्यकता है। आधुनिक युग में मुझे लगता है कि साक्षर होने का मतलब वही है जो लिटरेट होना, माने कंप्यूटर की लैंग्वेज जानना, और ये आवश्यक है। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर उत्तर प्रदेश का नौजवान भी चले, रोजगार के उसे अवसर मिले, मैं समझता हूँ कि आवश्यक है और भाजपा की सरकार इसे करेगी। मनोज जी, एक सवाल ये भी आ जाता है कि पूर्वांचल में जहां पर इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं और जाने वाले भी हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ध्रुवीकरण हो रहा है वोटों का? हिंदू मुस्लिम के बीच में इस तरह से एक गहरी खाई खोद दी गई है, या फिर वोटर्स को लुभाने के लिए उन तमाम ऐसे बयानों को सामने रखा जा रहा है जो कहीं ना कहीं वोटों को लेकर ध्रुवीकरण करेंगे? देखिए, हम लोग कोई ध्रुवीकरण हो इसके पक्षधर नहीं है। हमने मुद्दा बता दिया, डेवलपमेंट 1, लॉ एंड ऑर्डर 2, और जो ये धांधलियां किया है, भेदभाव किया है सरकार ने, ये 3, और उत्तर प्रदेश जो दुर्दशा के कगार पर खड़ा हुआ है सपा बसपा के कारण, ये 4 प्रमुख मुद्दे हैं। कौन क्या कहता है इस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। 3.25 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो सरकार चली है, उसने उत्तर प्रदेश के लोगों में भी एक विकास की भूख जागृत कर दिया है उसने, और लोगों को भरोसा है मोदी जी पर। और मैं समझता हूं कि पहले चरण में भाजपा की आंधी शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे सुनामी का स्वरूप ले ली है। 6वें चरण में आते आते 49 सीटें थी 6वें चरण में, मुझे लगता है 40 बीजेपी पा रही है, और ये जो 7वां चरण है इसमें क्लीन स्वीप हमारा है, तो हम 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में पाने जा रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि बाहरी उम्मीदवारों को हर पार्टी ने तवज्जो दिया है और बीजेपी ने उन उम्मीदवारों को ज्यादा तवज्जो दिया है जो दूसरी पार्टी से आए हैं, और इससे कार्यकर्ता नाराज हैं। नहीं, ये जानकारी आपकी सही नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब पार्टी में आए थे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस पर नाराजगी खुलेआम जताई। बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न हुए थे जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में आए थे, और 80% से ज्यादा टिकट हमने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया है। विनेबिलिटी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। जहां हमारे पास जीत लायक उम्मीदवार नहीं थे, वहां हमने जीत लायक उम्मीदवार भी खोजे हैं, और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताई, ऐसे लोगों को टिकट दिया है। बेरोजगारी को दूर करने का कोई रोड मैप है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का, आपने जैसा खुद कहा कि प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा दिए, लेकिन बेरोजगारी और पलायन एक ऐसा मुद्दा बन के रह गया है जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बेहाल कर रहा है। निश्चित रूप से यह दुख का विषय है और इससे पीड़ा होती है। कई प्रकार के उपाय किए जाएंगे। सबको सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं, लेकिन रोजगार के अवसर हम जरूर उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का माध्यम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का काम हम करेंगे, उद्योग धंधे इस क्षेत्र में आवे, ये सबसे जरूरी है। और मैं मानता हूं कि विकास की अनिवार्य और अपरिहार्य शर्त है कानून का शासन। लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा तो कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आएगा, इसलिए ये जरूरी है और ये भाजपा ही कर सकती है। प्रधानमंत्री के भाषणों में हमने एक उम्मीद और लोगों के बीच में एक उम्मीद की बात हमेशा कही जा रही है कि हम आएंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी तो बहुत कुछ सही हो जाएगा। लेकिन उस लॉ एंड ऑर्डर के अलावा जो जमीनी हकीकत सही करने की बात है, जैसे आपने किसान का जिक्र किया, किसान जिस तरह उधार के नीचे दबा हुआ है, केसीसी में कई तरह की खामियां हैं, क्या उन खामियों को दूर किया जाएगा पॉलिसी में? मैं ये सब बात पहले ही आपको बता चुका कि किसान के लिए हम क्या क्या करने जा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की मैं बात। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि मोदी जी की सरकार ने जिस इलाके में आज आप टहल रहे हैं, जिसे पूर्वी उत्तर प्रदेश कहा जाता है, तो पहली बार लंबे समय के बाद भारत सरकार की परियोजनाएं रायबरेली और अमेठी के बाहर निकल करके ईस्टर्न यूपी में आ रही हैं, तो इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। चाहे वो गोरखपुर में एम्स बनना हो, यूरिया का संयंत्र जो 23 वर्ष से बंद पड़ा है उसका पुनरुद्धार हो, लगभग 40,000 करोड़ की रेल परियोजनाएं ईस्टर्न यूपी में चल रही हैं, 83,000 करोड़ के आसपास की ये भूतल परिवहन मंत्रालय की राष्ट्रीय राजमार्ग की योजनाएं चल रही हैं, उज्ज्वला जैसी योजना पूर्वांचल के बलिया से ही शुरू होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत सरकार ने इधर ईस्टर्न यूपी पर काफी फोकस किया है, और मैं कह सकता हूं कि विकास के केंद्र बिंदु में नरेंद्र मोदी जी के कारण, उनकी सरकार के कारण ईस्टर्न यूपी आ गया। 5 साल अखिलेश यादव ने राज किया, अभी 2.5 से 2.25 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुए। हिसाब उत्तर प्रदेश से मांगा जा रहा है, हिसाब उत्तर प्रदेश बताना भी चाह रहा है, लेकिन योजनाएं क्यों दिल्ली से गिनाई जा रही हैं? क्या इससे पहले कोई कोशिश ऐसी हुई बीजेपी की तरफ से, पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से, कि सूरत बदले?
स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता सूरत नहीं बदलता, सूरत सरकार बदलती है। दिल्ली में आप लोग दिल्ली में हम हैं और वो काम हम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के काम में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एक फेडरल स्ट्रक्चर है इस देश का, संविधान ने सबकी मर्यादाएं तय की हुई हैं। अब जमीन अधिग्रहण का काम भारत सरकार नहीं कर सकती, वो राज्य सरकार को ही करना है। और दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में एक ऐसी राज्य सरकार थी जिस राज्य सरकार ने केवल काम में रोड़ा डालने के अलावा कोई काम नहीं किया। और जिन 2 योजनाओं का वो जिक्र करते हैं बड़े बहादुरी के साथ कि मैंने मेट्रो चला दिया, तो मैं कहता हूं कि दुनिया की पहली अदृश्य मेट्रो चलाने का श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव को जाता है। ताजगंज से हजरतगंज एक्सप्रेसवे की बात वो करते हैं, जिस वरिष्ठ IAS अधिकारी के जिम्मे वो काम था, वही बेचारा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भगवान की कृपा से वो जिंदा है, मेदांता में इलाज करा रहा है। जिस तरह का काम हुआ था, भगवान शायद उस पर कृपा भगवान की थी कि वो बच गया। एक तरफ की 3 लेन बन गई, एक्सपेंशन ज्वाइंट नहीं भरे गए। दूसरी तरफ की 3 लेन के मेटलिंग के काम अभी तक नहीं हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि अगर अभी आने वाले 90 दिन 24 घंटे काम होंगे तब जाकर के वो सड़क बन पाएगी। जब गायत्री प्रजापति का नाम आता है या फिर अंसारी का नाम आता है, आप खुद गाजीपुर से हैं और यहाँ पर इस वक्त जो प्रतिनिधित्व करने की बात हो रही है दूसरे पार्टियों की तरफ से, तो गुंडागर्दी और गुंडा को रोकने के लिए क्या कोई यहाँ पर दिल्ली की तरफ से इंतजाम है या फिर ये सब चुनावी वादे हैं? क्योंकि वादों में तो बहुत कुछ कहा जाता है। एक तथ्य पत्रकारों को भी समझना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें भारत सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकती है। और जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तो हमने करके दिखाया है, चाहे कल्याण सिंह जी का राज रहा हो या राजनाथ सिंह जी की सरकार रही हो। तो मुझे लगता है कि गायत्री प्रजापति सर्वोच्च न्यायालय के बाद एक हीनियस क्राइम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। और अभी तक मुख्यमंत्री जी किस नैतिकता की बात करते हैं कि एक बलात्कारी को अपने मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें तत्काल मंत्रिमंडल से बाहर किया जाना चाहिए था। और पुलिस अगर वास्तव में गिरफ्तार करना चाहती है तो वो तो अखिलेश बाबू के दिल में बसे हुए हैं, अखिलेश बाबू कहीं जाए वो मिल जाएगा। और जहां तक बसपा का सवाल है तो मायावती जी का ये खोखला दावा है कि वो गुंडों की नकेल कसेंगी, क्योंकि सभी गुंडे तो उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार हो गए हैं। तो वो गुंडों को ठीक करेंगी या गुंडे उनको ठीक करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। नोटबंदी को बताने की कोशिश भी की जा रही है कि नोटबंदी इसलिए हुई ताकि उत्तर प्रदेश चुनाव बीजेपी जीत पाए। देखिए, इसको राजनीतिक नफा नुकसान की दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। ये देश हित में लिया गया फैसला था और अगर हम इसमें राजनीतिक नुकसान भी उठाते तो हम इसके लिए तैयार थे। मैं समझता हूं कि 2 प्रकार की ताकतें हैं इस देश की राजनीति में। एक वे ताकतें हैं जो देश से काला धन समाप्त करना चाहती हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहती हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करना चाहती हैं। उसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। दूसरी ताकतें ऐसी हैं जो इनका विरोध कर रही हैं, स्वाभाविक रूप से वो इनकी पक्षधर हैं। जनता के पास 2 विकल्प है, जनता स्वाभाविक रूप से पहले विकल्प को चुनेगी। लेकिन अगर बात भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह और खास तौर पर नरेंद्र मोदी की करें तो जिन रणनीतियों को लेकर वो उत्तर प्रदेश में है, एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखाया गया है। जनता के बीच इस बात को लेकर एक उहापोह की स्थिति भी है कि सब प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, बस एक बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्टेड नहीं है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्लस पॉइंट है और अलग अलग राज्यों में हमने अलग अलग रणनीति के आधार पर चुनाव लड़ा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में रणनीतिक तौर पर हमारे संसदीय बोर्ड ने तय किया कि किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। हमारे पास अत्यंत कॉम्पिटेंट लोग हैं और एक नहीं 10-12 लोग हैं जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है। विधानमंडल दल और संसदीय बोर्ड तय करेगा कि कौन उत्तर प्रदेश की कमान संभालेगा। बहुत सारे नाम भी सामने आ रखे जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का नाम सामने आ रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए, खुद आपका नाम भी सामने रखा जा रहा है। इसके ऊपर कुछ टिप्पणी? नहीं, मेरा नाम है ऐसा मुझे मालूम नहीं और मुझे लगता है कि मेरे पास पहले से संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी है, रेल मंत्रालय की भी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने दी हुई है और उस काम को मैं तन्मयता से कर रहा हूँ, अपनी क्षमता से कर रहा हूँ और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि संचार मंत्रालय और रेल मंत्रालय के काम को अच्छे ढंग से और कर सकूं।
रेल मंत्रालय आप संभाल रहे हैं, आपको लगता है उत्तर प्रदेश में और किन किन जगहों पर रेल को और मजबूत करने की जरूरत है ताकि जनता और उत्तर प्रदेश की जनता खासतौर पर दिल्ली और अन्य राज्यों से जुड़ पाए? नहीं, दिल्ली से उत्तर प्रदेश का कनेक्शन बहुत अच्छा है रेलवे का, और मैं कह सकता हूं कि इन 2.5-3 वर्षों में उत्तर प्रदेश के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की दृष्टि से जो परियोजनाएं हमने स्वीकृत की हैं, शायद पिछले 40-45 वर्षों में उतनी परियोजनाएं रेल की नहीं स्वीकृत हुई थी। अब ये परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी तो उत्तर प्रदेश का रेल नेटवर्क देश के किसी राज्य के रेल नेटवर्क से बेहतर होगा। गाजीपुर के लिए क्या संभावनाएं हैं? गाजीपुर के विकास के लिए क्या संभावनाएं आप देखते हैं? आप गाजीपुर में हैं, मुझे लगता है कि आपको खुद पता करना चाहिए कि काम किसका बोल रहा है और किसका दिख रहा है। समाजवादी पार्टी का काम बोलता है और मोदी जी की सरकार का काम गाजीपुर में दिखता है। आप किसी सामान्य आदमी से पूछिए, वो इसका उत्तर देगा। हम इसके संभावनाओं की बात कर रहे हैं कि कितने और संभावनाएं हैं गाजीपुर में और डेवलपमेंट की, जिसके ऊपर आपको लगता है कि काम किया जा सकता है? नहीं, असीम संभावनाएं हैं और आकाश उसकी सीमा है, उसको किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। मैंने कोशिश की कि कनेक्टिविटी गाजीपुर की ठीक हो जाए। जिस सड़क पर आप चल रहे हैं, 4 लेन की सड़क बन रही है, ये काम भारत सरकार ने स्वीकृत किया है। जितने रेलखंड गाजीपुर से होकर के गुजरते हैं, सबके दोहरीकरण और विद्युतीकरण के काम चल रहे हैं। कुछ नए रेल प्रोजेक्ट्स भी यहाँ सैंक्शन हुए हैं। तारीघाट गाजीपुर मऊ नई रेल लाइन, जिसमें गंगा जी पर रेल कम रोड ब्रिज बन रहा है। किसानों की यहाँ सब्जी उत्पादन का बड़ा क्षेत्र है, किसान यहाँ सब्जी बहुत उत्पादन करता है। उनके लिए पेरिसेबल कार्गो का निर्माण गाजीपुर घाट पर हुआ है। पीएफटी औड़िहार में आने जा रही है। तो इस तरह से बहुत काम हुए हैं। ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हो रहा है। लेबर मिनिस्ट्री ने मजदूरों के लिए 10 बेड का अस्पताल सैंक्शन किया है। तो इस तरह के अनेक काम भारत सरकार ने गाजीपुर में किए हैं और मैं कह सकता हूं कि 40 वर्षों में भारत सरकार ने जितना काम नहीं किया था, उससे ज्यादा काम मोदी जी की सरकार ने गाजीपुर में 2.5 वर्ष में किया है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री मनोज सिन्हा अपने दावों के साथ और पूरी बीजेपी अपने दावों के साथ जनता के बीच में है, लेकिन आखिरी चरण का जो मतदान है वो जनता वोट डालकर तय करेगी कि आखिर उनको भरोसा किस पर है और किन के दावे हकीकत में वो तब्दील होते देखना चाहते हैं। कैमरामैन अश्विनी ठाकुर के साथ संतोष तिवारी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, गाजीपुर।